Guys, very good morning to all of you. Welcome to our YouTube channel CGCE Muradabad, a journey to excellence. Hope you are doing well. Today we will discuss about earthquakes और हम कह सकते हैं भूकंप। पिछले लेक्चर में हमने वोल्केनिसिटी और वोल्केनोज के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। उसी तरीके से आज हम भूकंप यानी कि अर्थक्वेक्स के बारे में इन डिटेल्स चर्चा करेंगे। तो अगर हम डिफिनेशन की बात करें अर्थक्वेक्स के, एन अर्थक्वेक इज ए मोशन ऑफ ग्राउंड सरफेस और वाइब्रेशन ऑसिलेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। इससे पहले ये समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है या सुनामी लहरें कैसे आती हैं, ये जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। जैसे कि आप जानते हैं जो पृथ्वी है हमारी, उसको 3 भागों में बांटा गया है। जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है उसको हमने बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 3 जोन में उसको डिवाइड किया है। पहला है अर्थ क्रस्ट, जो कि 0 to 40 किलोमीटर डेप्थ तक पाई जाती है क्रस्ट। एंड सेकंड है मेंटल, जो कि 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। तीसरी है कोर। अब कोर का क्या है, कोर हमारी 2 भागों में विभाजित है। जो आउटर इनर कोर है वो क्या है, लिक्विड अवस्था में है, यानी कि तरल अवस्था में है। इनर कोर क्या है, वो सॉलिड अवस्था में है। इसमें क्या अलग अलग डिसकंटिन्यूटीज हैं। जो भूकंप की तरंगें हैं वो ये बताती हैं कि जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की है, वो किस टाइप की है। तो हम अप्रत्यक्ष जो कारक हैं उनसे हम पृथ्वी के आंतरिक भागों को जानते हैं कि वो किस अवस्था में है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ पृथ्वी का कंपन, ये एक प्राकृतिक घटना है। भूकंप क्या है, एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। कि एक ऊर्जा निकलती है, उसके निकलने के कारण ही क्या है, अलग अलग तरीके की तरंगें उत्पन्न होती हैं और वो तरंगें जो हैं चारों तरफ फैल जाती हैं। अब हम देखेंगे भूकंप क्यों आते हैं। तो होता क्या है, भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। क्या होता है, भ्रंश के किनारे किनारे ऊर्जा निकलती है। भूपर्पटी की सेलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती हैं। भ्रंश के दोनों तरफ सेलें विपरीत दिशा में गति करती हैं। जहां ऊपर के सेल खंड दबाव डालते हैं और उनके आसपास का घर्षण उन्हें बांधे रहता है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सेल खंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में सरक जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती हैं। वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, उद्गम केंद्र कहलाता है। और उसको हम फोकस के नाम से भी जानते हैं। फोकस, जैसे कि हमने अभी बताया कि उद्गम केंद्र वो स्थान होता है पृथ्वी के अंदर जहां से
भूकंप की जो तरंगे हैं और जो यहाँ से भूकंप का ओरिजिनेट्स, जहाँ से भूकंप ओरिजिनेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोकस और मूल केंद्र भी कहते हैं, और हाइपोसेंटर के नाम से भी इसको जानते हैं। एंड द प्लेस विच इज on the earth surface and the perpendicular to the focus known as epicenter। तो सबसे पहले जो भूकंप की तरंगे हैं यानी कि वेव्स हैं वो हमारे कहाँ, मान लीजिए ये क्या हमारा फोकस है, ये क्या है फोकस, ये हमारा फोकस हो गया। अब यहाँ से क्या जो भूकंप की तरंगे हैं वो वेव्स वो कहाँ पहुँचेंगी, सबसे पहले हमारे अर्थ सरफेस पे यहाँ पहुँचेंगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। ये 90 डिग्री होता है किसके, फोकस के। तरंगे क्या है वो अलग अलग डायरेक्शन में जो है यहाँ से चलेंगी, वो इधर भी चलेंगी, वो इधर भी चलेंगी, वो इधर भी चलेंगी और वो इधर भी चलेंगी। अब जो सीस्मिक वेव्स हैं वो अलग अलग किस्म की हैं। कुछ ऐसी हैं जो ठोस में ही सिर्फ चलती हैं और लिक्विड में वो पास नहीं हो पाती है। सीस्मिक वेव्स क्या है, जो अर्थक्वेक के थ्रू जो तरंगें निकलती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सीस्मिक वेव्स के नाम से जानते हैं। एंड द इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड द सीस्मिक वेव कॉल्ड सीस्मोग्राफ। तो सीस्मोग्राफ का काम क्या होता है, जो हमारा अर्थक्वेक्स है उससे जो तरंगें जनरेट होती हैं उनको क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, जिसको हम सीस्मोमीटर के नाम से भी जानते हैं। सीस्मोलॉजी, सीस्मोलॉजी क्या है, एक विज्ञान है, एक साइंस है जो डील करती है स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक्स। और जो अर्थक्वेक्स है उसको रिएक्टर स्केल पर नापा जाता है, उसकी इंटेंसिटी एट। द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स, earthquakes are caused mainly due to disequilibrium or isostatic imbalance in any part of the crust of the earth। तो हम कह सकते हैं जो भूकंप आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, हाँ, जो हमारा पृथ्वी है उसका जो ऊपरी परत है उसमें क्या होता है, डिसबैलेंस हो जाता है, यानी कि संतुलन उसका बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, भूकंप आते हैं। और भूकंप की कुछ खास पेटियां हैं जहाँ पर ये अधिक मात्रा में आते हैं, उनको हम अभी आगे देखेंगे। कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स, तो जो उसके कॉज हैं, कारण है, वो नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी, लेकिन जो नेचुरल हैं वो सबसे घातक होते हैं। और इसकी वजह से जो अर्थक्वेक्स है वो काफ़ी डिजास्टर्स होते हैं और एक अधिक तीव्रता वाले होते हैं। तो पहला क्या है, टेक्टोनिक फोर्सेस। टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से क्या है, धरातल में कंपन उत्पन्न होता है, यानी कि भूकंप आता है। अगर हम देखें प्लेट टेक्टोनिक्स, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा क्रस्ट है वो अलग अलग डिफरेंट जो प्लेट्स हैं उनसे बना है, मेजर एंड माइनर प्लेट्स, एंड दीज प्लेट्स आर मूविंग above the एस्ट्रोस्फेयर विच इज इन मोल्टेन स्टेज। क्या है, जो हमारी भूपर्पटी है वो बहुत सारी विवर्तनिकी प्लेट से मिलकर बनी है जो एस्ट्रोस्फेयर के ऊपर तैर रही है। क्योंकि ये जो एस्ट्रोस्फेयर है वो मोल्टेन स्टेज में है, तो होता क्या है, जो हमारी प्लेट्स हैं वो या तो एक प्लेट से डाइवर्ज होंगी या फिर एक दूसरे के करीब आएंगी या फिर स्लाइड्स ईच अदर। तो इन प्लेट्स की जो बाउंड्रीज हैं वहाँ पे क्या है, अर्थक्वेक्स का आना संभव है, वहाँ पे क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा। और जो डीपेस्ट अर्थक्वेक्स हैं वो जो टेक्टोनिक मार्जिन है, जो प्लेट्स मार्जिन है वहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है।
जो मैक्सिमम डेप्थ की जो अर्थक्वेक्स हैं, मान लीजिए जो हाईएस्ट डेप्थ अर्थक्वेक्स हैं वो इन्हीं प्लेट्स के मार्जिन में आते हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। वॉल्केनिसिटी, तो क्या होता है, वोल्केनो की वजह से भी क्या है, अर्थक्वेक्स आते हैं। अगर हम देखें तो ये कॉज एंड इफेक्ट दोनों हैं एक दूसरे के लिए। कभी कभी क्या है, भूकंप आने से ज्वालामुखी का उद्गार होता है और कभी ज्वालामुखी के बाद भूकंप आता है। हॉट स्पॉट, रेडियो एक्टिव मिनरल्स, पृथ्वी के अंदर बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो हीट को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, और वो हीट पृथ्वी के अंदर एकत्रित होती रहती है और वो कहीं भी वीक एरिया और वीक क्रस्ट देखकर क्या है, वो बाहर को आती है, जिससे कि जो हमारी भूप्रपटी है, क्रस्ट है, उसमें कंपन उत्पन्न होता है। या फिर हम देखेंगे कि जो दो प्लेट्स हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं, मतलब एक दूसरे से आके मिल रही हैं। एक प्लेट क्या होगा, नीचे चली जाएगी, जो हैवियर प्लेट्स होगी, जो नीचे जाएगी प्लेट्स वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली मोल्टेन स्टेज में चली जाएगी, यानी कि वो पिघल जाएगी। जब पिघलेगी तो उससे क्या होगा, वाष्प उत्पन्न होगी और उसका टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, उसका जो आयतन है वो भी बढ़ने लगेगा और प्रेशर एक्सर्ट करेगा कहाँ, ऊपर के लिए। और ये एक फिल्म के टाइप में क्या होगा, डेवलप हो जाएगा और किसी भी एक बीकर जगह को देखकर, बीकर जोन को देखकर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, और ये क्या है, बाहर आएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें कंपन महसूस होता है पृथ्वी में और झटके से महसूस होते हैं। आइसोस्टेसी, आइसोस्टेसी का क्या है कि जो हमारे भूखंड है, यानी कि कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं प्लेन है, तो ये सब क्या है, एस्ट्रोस्फीयर के ऊपर आइसोस्टेटिक बैलेंस बनाए हुए हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इस बैलेंस में डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें भूकंप के झटके महसूस होते हैं। मैन मेड का जो रीजन है, कारण है, वो क्या है, लार्ज रिजर्वायर। कभी कभी बड़ा डैम और रिजर्वायर बनने की वजह से भी क्या है, हमारी पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता है और भूकंप जनरेट होता है। ये कम तीव्रता वाले भूकंप होते हैं। इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी, और उन क्षेत्रों में जहाँ डीप माइनिंग होती है वहाँ भी जो माइनिंग है उसका जो रूफ है वो कोलैप्स हो जाती है, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस होते हैं। एंड दूसरा क्या है, एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल एंड न्यूक्लियर डिवाइसेस। और कभी कभी क्या होता है, जो न्यूक्लियर डिवाइसेस है उनके एक्सप्लोजन की वजह से भी अर्थक्वेक्स जनरेट होता है और अर्थक्वेक्स आता है। कभी कभी क्या है, जो ब्लास्ट होता है, रॉक्स में हम ब्लास्ट करते हैं, कभी कभी न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, भूकंप आते हैं। सीस्मिक वेव्स, अब है कि कौन कौन सी वेव्स हैं जो जनरेट होती हैं भूकंप आने के बाद, और फोकस, जो हमारा फोकस है वहाँ से कौन कौन सी वेव्स हैं जो जनरेट होती हैं। तो पहली जो वेव्स है वो पी वेव्स है। कौन सी है, ये हमारी पी वेव। पी वेव है, पी वेव हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले जो है रिकॉर्ड की जाती है। जो सिस्मोग्राफ है सबसे पहले इसी को रिकॉर्ड करता है, इसको रिकॉर्ड करता है पी वेव को। एंड वी आल्सो कॉल्ड प्राइमरी वेव्स। इसको प्राइमरी वेव्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले हमारे जो सिस्मोग्राफ है वहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है, और ये सबसे पहले धरातल पर जो है पी वेव्स ही आती हैं। इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इसलिए बोलते हैं, जो ये वेव्स हैं ये क्या है,
सीधी चलती हैं। इसमें जो मटेरियल्स का जो प्रोपेगेशन होता है वो आगे पीछे होता है और ये सीधी सीधी चलती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ पी वेव्स। कौन सी? पी, प्राइमरी वेव्स। एंड दिस इज लाइक ए साउंड वेव, और ये किसकी तरीके से है? साउंड वेव की तरह से है। एंड द पी वेव्स passes through solid, liquid and gases, और ये तीनों माध्यम से जो है गुजरती हैं पी वेव्स। एंड 40% फास्टर देन दी एस वेव्स, जो पी वेव हैं वो कितना 40% फास्टर होती हैं अगर हम एस वेव के कंपेरिजन में उसको देखें तो। और इसका स्पीड नॉर्मली जो है 6 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है इन क्रस्ट में, और जैसे जैसे जो डेंसिटी है बढ़ती है वैसे वैसे इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है पी वेव्स की। और ये कम क्षति करती हैं। क्या है इनका? क्या है? जो पी वेव्स हैं वो कम क्षति करती हैं, यानी कि उसको हम ऐसे कर सकते हैं, इनका क्या है, ये कम क्षति करती है, ये सीधे निकल जाती हैं। उसके बाद में आता है एस वेव। एस वेव में इसको हम सेकेंडरी वेव के नाम से जानते हैं। किसके? सेकेंडरी वेव के नाम से। सेकेंडरी वेव क्यों? ये पी वेव के बाद ही रिकॉर्ड होती हैं और पी वेव के बाद ही धरातल पर पहुंचती हैं। इनको हम इसलिए सेकेंडरी वेव के नाम से जानते हैं। एंड ट्रांसवर्स वेव, इनको हम ट्रांसवर्स वेव के नाम से भी जानते हैं। क्यों? जो इसमें मटेरियल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है? राइट एंगल होता है टू द डायरेक्शन ऑफ द सेकेंडरी वेव्स। लाइक जो है इसमें आप देख सकते हैं क्या होगा, इसका जो मटेरियल होगा वो इस टाइप से डिस्प्लेस होगा। एंड इनको हम क्या शेयर वेव के नाम से भी जानते हैं। एस वेव कैन नॉट पास टू द लिक्विड stage and passes to the solid part of the earth, एंड जो एवरेज स्पीड है इसका वो कितना 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। कहीं कहीं जो है आप देखेंगे 4.5 भी लिखा रहेगा। तो अलग अलग माध्यम से जब ये गुजरती हैं तो इसका स्पीड में परिवर्तन होता है। अगर हम देखें तो कोर में जो है सॉरी कोर में तो ये जाती नहीं है, जो हाई डेंसिटी वाले एरिया में देखें तो इसकी स्पीड क्या है वो बढ़ जाती है एस वेव की। तो जो ये एवरेज स्पीड है वो किस में, जो क्रस्ट में हम देखते हैं वो एवरेज स्पीड है। एल वेव, एल वेव हम इसको क्यों बोलते हैं? ये लॉन्ग वेव के नाम से जानते हैं। इसको लव वेव भी बोलते हैं क्योंकि लव महोदय ने इसको क्या किया था, इसका खोज किया था। एंड सरफेस वेव्स, और ये सरफेस पर ही चलती है। जो ये वेव है एल वेव, कहाँ पर? ये सरफेस पर ज़्यादा चलती हैं और वहाँ पे ज़्यादा गतिमान होती हैं। इनको हम रेलिक वेव के नाम से भी जानते हैं। और ये वेव जो है सबसे डिस्ट्रक्टिव होती हैं। क्या होता है? सबसे डिस्ट्रक्टिव होती हैं। सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो एल वेव से ही होता है। जो जितनी भी जान माल धन की जो हानि होती है वो इसी वेव के कारण होती है। इसकी जो स्पीड है वो कम होती है लेकिन लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई वेव लेंथ होती है। तो इससे सबसे ज़्यादा जान माल की हानि इसी से होती है, एल वेव से। अब ये अगर देखें तो पी वेव है ये, यहाँ पे क्या हाई फ्रीक्वेंसी है, लो वेवलेंथ। क्या? हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ। यहाँ पे क्या है? मीडियम फ्रीक्वेंसी। क्या है? मीडियम फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम वेवलेंथ। मीडियम वेवलेंथ। अब अगर हम देखें एस वेव्स, एस वेव में क्या है, सॉरी एल वेव, यहाँ पे हाई लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई वेवलेंथ। क्या? हाई वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? ये जो
ये पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। जो दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। तो जैसे जैसे वेव लेंथ बढ़ती है वैसे ही जो डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी है वो अर्थक्वेक से बढ़ जाती है। तो ये हमारी एस वेव हो गई, एस वेव, ये हमारी एल वेव हो गई। अब अगर हम देखें सीस्मिक वेव्स पी, एल एंड एस, तो हमने जैसे कि बताया जो फोकस है वो कहाँ पे होता है, पृथ्वी के अंदर होगा, मान लो यहाँ पे होगा। और इसके जो परिपेंडिकुलर एरिया होता है वहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। तो सबसे पहले जो वेव्स हैं वो कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी, एपिसेंटर पे होंगी। ठीक, अब ये जैसा कि हमने बताया कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है कहीं से ये जो है पी वेव गुजर जाती है, कहीं से नहीं गुजरती हैं। इसी तरीके से एस वेव भी है, वो कुछ पार्ट से पृथ्वी के पास होती है, कुछ से नहीं होती है। अब उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है जो पी वेव्स हैं वो तीनों माध्यम से गुजरती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो अगर हम देखें जो हमारा ये आउटर कोर है, क्या ये हमारा क्या है, आउटर कोर है, ये किसमें, लिक्विड अवस्था में है, किसमें, लिक्विड अवस्था में। तो लिक्विड अवस्था में जब है तो यहाँ पे एस वेव तो जा नहीं सकती क्योंकि ये जो है लिक्विड माध्यम से नहीं गुजर सकती, तर जो तरल है वहाँ से ये एस वेव नहीं गुजर सकती। तो इसका जो एरिया होता है 105 तक, कहाँ तक जाती है, 105 डिग्री तक, इज द 105 डिग्री। अब कुछ जोन ऐसा है जिसको हम शैडो जोन के नाम से जानते हैं, किसके, शैडो जोन के नाम से जानते हैं, जो पी वेव जहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होती है, यानी कि वहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं पहुँच पाती हैं और वहाँ पे सीस्मोग्राफ भी इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो वो जो एरिया है 105 से लेकर 140 तक आता है, कहीं कहीं पे आप अगर देखेंगे तो वो 145 तक है। एनसीईआरटी में अगर हम देखेंगे तो 105 से 145, जहाँ पे नो डायरेक्ट पी वेव्स रिकॉर्डेड हियर फ्रॉम 105 टू दिस फ्रॉम एपिसेंटर, पी वेव, एस वेव बोथ आर रिकॉर्डेड। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होता है। ये क्या है, यहाँ पे गठन व डिसकंटिन्यूटी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये शैडो जोन बन जाता है। क्या है ये, शैडो जोन। ये सब क्या है, जो हमारा ये शैडो जोन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पी वेव का शैडो जोन, ये जो पार्ट है ये पी वेव का शैडो जोन है। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट जो पी वेव्स हैं वो रिकॉर्ड नहीं होंगे। इसी तरीके से एस वेव शैडो जोन, तो एस वेव का शैडो जोन क्या है, 105 से 105 के बीच, ये इतना आप देख सकते हैं, ये तो जो एस वेव का शैडो जोन है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एस वेव, क्योंकि ये लिक्विड पार्ट में पास नहीं हो पाती है, यानी वहाँ से निकल नहीं पाती है। नो डायरेक्ट एस वेव रिसीव हेयर, क्या, नो डायरेक्ट एस वेव रिसीव हेयर, तो इस पार्ट में जो है कोई भी एस वेव रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे। तो अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो पी वेव्स है उसका जो शैडो जोन है वो किसके बीच में वेरी करता है। तो आप 105 से 145, 40 जो भी ऑप्शन होगा आप उसको कर सकते हैं। और क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कौन सी वेव है जो हमारे पृथ्वी के जो आउटर कोर है, लिक्विड है जो कि उसमें प्रवेश नहीं कर पाती है, उससे पास नहीं कर पाती है। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आता है जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स। तो अर्थक्वेक्स के कुछ जोन्स हैं जहाँ पे जो है अधिक मात्रा में ये पाया जाता है और अधिक मात्रा में हैपनिंग होती है। तो मोस्टली अकर इन जोन ऑफ यंग फोल्डेड माउंटेन्स। तो कहाँ पे ज़्यादा आपको मिलेंगे, यंग फोल्डेड माउंटेन जो है वो एक जोन है जहाँ पे अर्थक्वेक्स के आने की ज़्यादा संभावना रहती है। जोन्स ऑफ फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चर, वो एरिया जो फॉल्ट एंड फ्रैक्चर से अफेक्टेड है उस एरिया में भी
भूकंप आने की अधिक संभावना रहती है और अधिक भूकंप वहां पे आते हैं। एट द जंक्शन ऑफ कंटिनेंटल एंड ओशन मार्जिन्स, और क्या जो जंक्शन है कंटिनेंट ओशंस का मार्जिन का, वहाँ पे भी भूकंप आते हैं। उसकी वजह क्या है कि जो हमारा समुद्र का जो वाटर है वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है। जब वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है आंतरिक भाग में, तो वो वाष्प में बदल जाता है, जिससे कि वो प्रेशर एक्सर्ट करता नीचे से और भूकंप के झटके महसूस होते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि अलोंग द डिफरेंट प्लेट बाउंड्रीज, तो जो प्लेट्स की बाउंड्रीज है वहाँ पे आपको अक्सर अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे। और 65% ऑफ द अर्थक्वेक्स आर आल्सो फाउंड अलोंग द रिंग ऑफ फायर और जोन ऑफ एक्टिव वोल्केनोस, और उन एरिया में जहाँ पे एक्टिव वोल्केनोस है उस एरिया में भी ज़्यादा अर्थक्वेक्स आने की संभावना रहती है और ज़्यादा अर्थक्वेक्स वहाँ पे आते हैं। अब इसके कौन कौन से रीजन हैं, अब अगर हम देखें तो रीजन कौन कौन है, तो पहला क्या है सरकम पैसिफिक बेल्ट। ठीक है, सरकम पैसिफिक बेल्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, सरकम पैसिफिक बेल्ट जो हमारा वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका जो है, जहाँ पे दो प्लेट्स मर्ज कर रही हैं, एक तो पैसिफिक प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिका प्लेट एंड साउथ अमेरिका प्लेट्स। तो इस किनारे में क्या है, ज़्यादा भूकंप आते हैं, और जो भूकंप होते हैं उनका जो फोकस होता है वो हायर डेप्थ में होता है। आप कह सकते हैं 700 किलोमीटर तक उसका जो फोकस है वो पाया जाता है। तो ये जो एरिया है ये क्या है, जैसे कि येलो में सरकम पैसिफिक बेल्ट है, ये हमारा क्या है सरकम पैसिफिक बेल्ट है, ये हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक है एंड दिस इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। तो दोनों ही यानी कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, वहाँ पे भी बहुत सारे भूकंप के झटके महसूस होते हैं और अधिक तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। और इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका मेजर अर्थक्वेक्स आर बीइंग रिपोर्टेड इन दीज रीजन्स। तो ये क्या है हमारा सरकम पैसिफिक बेल्ट का ही एक रीजन है। दूसरा आता है मिड कंटिनेंटल बेल्ट। मिड कंटिनेंटल बेल्ट ये जो पार्ट है हमारा ये ब्लैक जो है ये सब क्या है, ये मिड कंटिनेंटल बेल्ट वाला एरिया है। ये जो भूमध्य सागर है वहाँ से चल के स्टार्ट होता है और ये हमारे इंडिया के जो हिमालय है उससे होता हुआ इधर नॉर्थ ईस्ट में होता हुआ यहाँ तक पहुँचता है। ये क्या है अर्थक्वेक प्रोन एरिया पूरा, ये सब क्या है अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। तो मिड कंटिनेंटल बेल्ट में क्या है हिमालयन चेन है, नॉर्थन अफ्रीका, जो नॉर्थ अफ्रीका ये पार्ट है नॉर्थ अफ्रीका का, ये सब क्या है ये अर्थक्वेक प्रोन जोन है। एंड द ईस्टर्न ये फॉल्ट ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका, ये जैसे कि आप ब्लैक से आप देखेंगे ये मिड अटलांटिक बेल्ट। तो मिड अटलांटिक बेल्ट में भी जो है ऑलमोस्ट 15% ऑफ द अर्थक्वेक्स आर फाउंड इन दिस बेल्ट। तो ये हमारी यहाँ से स्टार्ट होकर ये आप देखेंगे ये रेड कलर से जो हमने इसको मार्क किया है ये चलती है। तो यहाँ जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो किस वजह से आते हैं, फॉल्ट और फ्रैक्चर। तो ये जो अर्थक्वेक्स है वो कम तीव्रता वाले होते हैं, यहाँ पे जो तीव्रता होती है वो कम होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो प्लेट्स जो है एक दूसरे के अपार्ट जा रही हैं, दूर जा रही हैं, जिससे कि स्लो मैग्मा का उद्गार होता है, यानी कि जो मैग्मा आता है वो स्लोली आता है, जिससे कि ज़्यादा भयानक भूकंप नहीं आता है और ज़्यादा बड़े झटके नहीं लगते हैं। अगर हम देखें फिशर टाइप में जो कि तेज़ी से मतलब जो है ज्वालामुखी फटती है, वहाँ पे अधिक तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। एंड ये कुछ दूसरे भी जो जोन है, क्योंकि अलग अलग
छोटी छोटी प्लेट्स हैं, वहाँ भी भूकंप आते हैं। इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट हमें कई तरीके से देखने को मिलता है। सुनामी इन ओशंस, आप अगर देखेंगे तो तीव्र गति से जो समुद्र की लहरें हैं वो ऊपर उठती हैं और समुद्र के किनारे तक पहुंचती हैं, जिनकी जो वेव लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि कहते हैं 100 किलोमीटर तक होती है, और ये 35 से 40 मीटर तक ऊंची उठ जाती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना भयानक होंगी। तो सुनामी से भी काफ़ी माल जान धन की इनका सबका नुकसान होता है, हानि होती है। लैंड एंड मड स्लाइड्स ऑन माउंटेन्स, और भूकंप के बाद क्या होगा, आपको देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइड्स और मड स्लाइड्स आपको देखने को मिलेगा इन माउंटेनियस एरिया। उत्तराखंड में आप देखेंगे तो कई बार ऐसा हुआ है। क्रैक्स ऑन प्लेटूज एंड प्लेन्स, तो क्या क्रैक्स डेवलप हो जाती हैं, चाहे वो पठार हो या वो प्लेन हो। भूकंप से बहुत ज़्यादा दरारें सी पड़ जाती हैं एक लंबे एरिया में, और एक विस्तृत एरिया में एवलांचे और हिमस्खलन होता है। यानी कि जो हमारे माउंटेन हैं वो बर्फ से ढके हुए हैं, तो जो बर्फ का एक बड़ा खंड जो है वहाँ से खिसकने लगता है, वो खिसक जाता है, जो कि काफ़ी नुकसानदेह होता है। वो चाहे सेटलमेंट के लिए हो, चाहे वो हमारे यातायात के लिए हो, तो इससे काफ़ी हानि होती है। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, तो ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जब कहीं कहीं क्या है, एक बड़ा फॉल्ट डेवलप हो जाता है और वहाँ पे दो जो खंड हैं वो एक दूसरे के विपरीत या स्लाइड्स कर जाते हैं, जिससे कि ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट होता है। फ्लड्स फ्रॉम डैम एंड लेवी फेलियर्स, तो अक्सर देखा गया था जो भूकंप से जो बड़े बड़े बांध हैं, डैम हैं, उनके जो बांध हैं वो टूट जाते हैं। वो टूटने से जो डैम का जो सराउंडिंग एरिया होता है, आसपास का एरिया होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है और हमारे कृषि और जो भी सेटलमेंट है उसका काफ़ी नुकसान होता है, उसका हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। भूकंप की वजह से जो हमारी नदियां हैं उनके जो किनारे हैं, बांध हैं, वो भी क्या होते हैं, टूट जाते हैं, जिससे कि फ्लडिंग होती है। स्ट्रक्चरल कोलैप्स, और आपने देखा होगा भूकंप से क्या है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो क्या होती है, ध्वस्त हो जाती है, वो गिर जाती हैं, जिससे कि काफ़ी नुकसान हमें उठाना पड़ता है। तो ये सब क्या है, इम्पैक्ट हैं अर्थक्वेक्स के। अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स, तो अगर हम अर्थक्वेक प्रिडिक्शन की बात करें और फोरकास्टिंग की बात करें, तो अभी तक कोई भी फ्लॉलेस मेथड डेवलप नहीं हो पाया है जो बता सके कि भूकंप आ सकता है और कितनी इंटेंसिटी से वहाँ पे भूकंप आएगा। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने, जियोलॉजिस्ट ने, सिस्मोलॉजिस्ट ने कुछ उपाय और कुछ मेथड उन्होंने खोजे हैं। नॉर्मली प्रिडिक्शन इज ऑफ द थ्री टाइप्स: लॉन्ग, मीडियम एंड शॉर्ट रेंज प्रिडिक्शन। तो लॉन्ग रेंज में क्या था कि हम साल 2 साल पहले ही उसका पता लगा लेते कि वहाँ पे जो है भूकंप आ सकता है। मीडियम में आप कुछ महीनों के अंतराल से पहले ही पता लगा लेते हैं कि वहाँ पे भूकंप आने की संभावना है और वहाँ पे भूकंप आ सकता है। शॉर्ट रेंज प्रिडिक्शन क्या होता है, उसमें कुछ आवर पहले, यानी कुछ घंटे पहले और कुछ मिनट्स पहले आप पता लगाते हैं कि वहाँ पे भूकंप आ सकता है और वहाँ पे भूकंप आने की संभावना है और उसकी तीव्रता क्या होगी, ये सब जो है आंकड़े हम या हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो लगाते हैं। तो पहला क्या मेथड है, एनिमल बिहेवियर, यानी कि अनयूजुअल एनिमल बिहेवियर
तो जब भूकंप आता है उससे पहले जो हमारे कुछ एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनको पता लग जाता है कि जो है भूकंप आने वाला है। जो हमारा सिस्मोग्राफ है वो सिर्फ पी तरंगों को ही रिकॉर्ड कर पाता है, लेकिन कुछ माइक्रोवेव तरंगें होती हैं जिनको, जो माइक्रोवेव्स होती हैं जिनको हमारा सिस्मोग्राफ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। लेकिन जो हमारे जानवर हैं उनका एक ऐसा सेंस होता है, वो उसको महसूस कर लेते हैं, जिससे कि वो जो बिहेवियर है उसमें अनयूजुअल बिहेवियर वो शो करते हैं। जैसे कि रैट्स हैं, डॉग्स हैं, स्नेक्स हैं, ये सब क्या है, ये अर्थक्वेक को पहले ही फील कर सकते हैं। तो कई जगह ये देखा गया है, अर्थक्वेक आने से पहले, जैसे चाइना में एक अर्थक्वेक आया था, वहाँ पे देखा गया कि जो एनिमल्स थे, डॉग्स थे, उनका जो बिहेवियर था वो कुछ अलग था। हाइड्रोकेमिकल प्रिकर्सर, टेम्परेचर चेंजेस, और क्या है, टेम्परेचर में भी वृद्धि हो जाती है। जो हमारे कुएं और जो आर्टिशियन वेल है उनका जो पानी है उसमें भी टेम्परेचर में क्या होगी, आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। रेडोन गैस, ये रेडोज गैस जो है, जो चट्टाने हैं उनसे रिलीज होती है, और ये कहाँ पे, पानी में डिजोल्व हो जाती है। ये भी कई दिन पहले और कुछ घंटे पहले ऐसा होता है। तो इसके आधार पर भी पता लगाया जा सकता है कि हाँ, इस एरिया में अर्थक्वेक्स आ सकता है। ऑयल वेल्स, ऑयल वेल्स का भी ऐसा ही है कि जो, जहाँ से हम ऑयल निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको, वहाँ पे क्या है, इसमें तेज़ी से ऊपर की तरफ उबाल सा आने लगता है, यानी कि इसका प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, तेज़ी से बाहर आता है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि इस एरिया में आसपास में भूकंप आने की संभावना है। थ्योरीज ऑफ सीस्मिक गैप, इसमें क्या है, जो एक एरिया है उसके सराउंडिंग का जो उसका नेबरहुड है, उसके आसपास का जो एरिया है, वहाँ पे अर्थक्वेक्स मान लीजिए आता है, तो उसके बेस पे साइंटिस्ट ये पता लगाते हैं कहीं क्रैक डेवलप है, तो उसके इंटेंसिटी और साइज के बेस पे कि हाँ, इस एरिया में भी भूकंप आ सकता है। मान लो कहीं कभी हल्का भूकंप आता है तो कभी तेज भी वहाँ पे आ सकता है। फोर्स शॉक्स, फोर्स शॉक्स क्या है, तो कई बार आप ऐसा देखा गया है, ज़्यादातर जो बड़े बड़े भूकंप आते हैं उनसे पहले कुछ झटके महसूस होते हैं। जो भूकंप है वो कम तीव्रता वाले भूकंप हमको महसूस होते हैं। उसके बाद 2 दिन 4 दिन बाद क्या है, एक हाई तीव्रता वाला भूकंप आता है। तो इसके बेस पे भी साइंटिस्ट पता लगा लेते हैं कि हाँ, इस एरिया में कोई बड़ा भूकंप आने वाला है। जो 2001 में भुज में भूकंप आया था 26 जनवरी को, उससे पहले भी 2000 में कुछ हल्के झटके वहाँ पे महसूस किए गए थे। चेंज इन सीस्मिक वेग वेलोसिटी, और ये बताया जाता है कि जो सीस्मिक वेव्स हैं उनकी जो वेलोसिटी है उसमें भी कुछ चेंज आ जाता है। तो सब क्या है, ये प्रिडिक्शन के मेथड हैं, और इसके बेस पे जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्रिडिक्शन भी किया है अर्थक्वेक्स का कई सारी जगह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।